हेलो बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम लोग किरचॉफ वोल्टेज लॉ और सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसके बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें, बेसिक है। इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स अच्छे खासे आया करते हैं, और न्यूमेरिकल्स को करने का ये भी एक तरीका है। जैसे केसीएल एक तरीका है किरचॉफ करंट लॉ, वैसे ही केबीएल भी एक तरीका है। ठीक है, तो स्टार्ट करते बेटा। केबीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो होता क्या है समझ लेते बेटा, देखो ध्यान दो। किरचॉफ वोल्टेज लॉ के बारे में अगर मैं बात करूं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ मीन्स केबीएल। होता क्या है समझो। किरचॉफ वोल्टेज लॉ ये कहता है कि किसी भी क्लोज लूप के अलोंग, किसी क्लोज लूप के अलोंग जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो जीरो होता है। पूरे क्लोज लूप में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप सम ऑफ, या ऐसे बोल सकते हैं सम ऑफ ऑल पोटेंशियल्स in any closed loop is जीरो। किसी क्लोज लूप में जो सम होगा पोटेंशियल्स का वो क्या होगा बेटा, जीरो होगा। जैसे एग्जांपल में बताऊं आपको, मान लो ये अपने पास में इस तरीके से कोई कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैरेड। उसके बाद इधर ये बैटरी लगी हुई है, फिर अगेन एक और कैपेसिटर आ गया, ये भी है 2 माइक्रोफैरेड। फिर उसके बाद फिर बैटरी लगी हुई है 3 वोल्ट की, ये 2 वोल्ट की होगी, और फिर ये सर्किट मैंने कंप्लीट कर दिया। ऐसे ये एक क्लोज लूप हो गया। अब इस क्लोज लूप के अलोंग जो होगा वो बेटा, इस क्लोज लूप के अलोंग जो टोटल पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल ड्रॉप जिसे हम लोग बोलेंगे, वो जीरो होगा। कैसे, मान लो इस पर चार्ज क्यू स्टोर हुआ इस कैपेसिटर पर, तो इस पर भी बेटा क्यू स्टोर होगा चार्ज, दोनों पर बराबर ही चार्ज स्टोर होगा। क्यों? क्योंकि एक ही ब्रांच है। तो अब इसके अलावा देखो, मैं यहां से चलना स्टार्ट करता हूं। मान लो ये लूप है, मैंने लूप को ऐसे चला दिया और मैं इधर से चलना स्टार्ट कर रहा हूं। तो इसके अलोंग जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा इस कैपेसिटर का अलोंग, वो कितना होना चाहिए बच्चे, Q/2। कितना होगा, Q/2। फिर मैं क्या कर रहा हूं, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर रहा हूं, तो चार्ज तो इससे निकलेगा, तो यानी ये पोटेंशियल को बढ़ाएगा। ठीक है, यहां पर क्या करेगा, ये पोटेंशियल का ड्रॉप करेगा। ड्रॉप करेगा तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस का Q/2। भाई पोटेंशियल होता क्या है, पोटेंशियल होता है चार्ज अपॉन में कैपेसिटर, Q/C = V होता है ना। तो इसने तो ड्रॉप कर दिया कितने का, -Q/2। इस बैटरी से चार्ज निकलेगा, ये पोटेंशियल बढ़ाएगा। तो नेगेटिव होगी तो मैं पोटेंशियल बढ़ाने का तरीका मैं 2 लिख दे रहा हूं, +2। फिर इसने फिर से ड्रॉप किया कितना, माइनस का Q/2। अच्छा, ये वाले देखो नेगेटिव टर्मिनल है, इधर की तरफ जब पहुंचेंगे तो ये चार्ज को क्या करेगा, कम करेगा, क्योंकि इससे चार्ज इधर निकल रहा होगा। तो यानी कि ये क्या काम करेगा, ये पोटेंशियल को घटाएगा। तो यानी -3 = क्या हो जाएगा, 0। इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, देन Q वाले टर्म उधर ले जा रहे हैं, ये हो गया -1, Q/2 + Q/2 कितना आ गया, Q, और Q की वैल्यू आ गई -1 माइक्रो कूलम। माइनस साइन इसलिए आया बेटा, मैंने लूप को इधर से लेकर के चला हूं, एक्चुअल में ऐसे चार्ज फ्लो करेगा। ठीक है, इसलिए माइनस साइन आ रहा है। तो होगा वो Q चार्ज ही, बस ये है जो मैंने लूप की डायरेक्शन कंसीडर करी, वो कैसी होगी, अपोजिट डायरेक्शन होगी। तो ये जो पूरे लूप है, इस पूरे लूप के अलावा मैंने टोटल पोटेंशियल को क्या कर दिया, जीरो कर दिया। यही किरचॉफ वोल्टेज लॉ है। ठीक है, इससे रिलेटेड अपन लोग न्यूमेरिकल देख सकते हैं, किस तरीके से न्यूमेरिकल हमें लगाने हैं। ठीक है, बना सकते हैं न्यूमेरिकल। समझो जरा बात को, ध्यान दो। जैसे मैंने मान लिया कि मेरे पास में एक इस तरीके से कोई लूप है ऐसा,
ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, उसके बाद ये बैटरी लगी। इस बैटरी का पोटेंशियल लेट से 2 वोल्ट है, ये 1 माइक्रोफैरेड है, ये 4 माइक्रोफैरेड है और ये 6 माइक्रोफैरेड है। ये दोनों पैरेलल लगे हुए हैं। अब ये पूछा जाए कि चार्ज स्टोर्ड इन 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर कितना होगा। ठीक है, फाइंड चार्ज स्टोर्ड इन 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। ठीक है बेटा, कि 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। कोई बड़ी बात नहीं है, कर लेते हैं। ध्यान देना बेटा, कैसे समझो। मैंने क्या किया, यहां पर लेट से चार्ज है, इस पर चार्ज स्टोर हुआ बेटा Q, तो इसमें चार्ज जाएगा कितना Q1 और यहां चार्ज कितना जाएगा Q माइनस Q1। ठीक है भाई, पूरा टोटल चार्ज Q गया है, तो इसमें चार्ज स्टोर हुआ होगा Q1 और इस वाले में कितना हुआ होगा Q माइनस Q1, ऐसे फ्लो किया होगा। अब हम लोग 2 लूप ले लेते हैं कोई भी। एक लूप तो बेटा हमेशा वो लेना जिसमें बैटरी हो, बैटरी को नहीं छोड़ना, बैटरी को छोड़ दिया तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो पहले हम 2 लूप ले लेते हैं। एक लूप तो मैंने ये ले लिया, ये वाला, और एक लूप मैंने बेटा ये वाला बना लिया। ये 2 लूप हो गए अपने पास में। तो क्या था, इस तरीके से न्यूमेरिकल था अपना कि ऐसे दे रखा था, ये कैपेसिटर थे 2, ये लूप था, इधर ये बेटा बैटरी लगी हुई थी, ये 2 वोल्ट थी, यहाँ 1 माइक्रोफैरेड था, ये 4 माइक्रोफैरेड था और ये 6 माइक्रोफैरेड था। इधर चार्ज मैंने लेट से माना था Q, तो इधर हो गया था बेटा Q1 स्टोर और यहाँ पर आ गया था Q माइनस Q1, ये स्टोर होगा इसमें। ठीक है, अब मैंने क्या काम किया बच्चे, 2 लूप ले लिए। कितने, 2 लूप। एक लूप तो हो गया ये और दूसरा लूप हो गया ये। इसे लूप 1 नाम दे दिया, इसे लूप 2 नाम दे दिया। पहले लूप 1 में आ जाते हैं। ध्यान देना बेटा, इधर से Q चार्ज आया होगा तो इसमें Q1 गया होगा, इसमें Q माइनस Q1 गया होगा, तभी तो स्टोर हो पाया इतना चार्ज। तो पहले लूप 1 के अलॉन्ग देखते हैं। हमें फाइंड करना है बेटा चार्ज स्टोर्ड इन 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, यानी Q1 की वैल्यू निकालनी। ठीक है, तो फाइंड क्या करना, फाइंड चार्ज स्टोर्ड इन 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर होगा वो मुझे कैलकुलेट करना। कर लेंगे यार, कोई बड़ी बात तो नहीं है। चलो कैसे, अगर मैं बात करूं इन लूप की, तो पहले मैं लूप 1 में केवीएल लगाऊंगा। भाई केवीएल क्या कहता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ ये कहता है कि किसी भी क्लोज लूप में टोटल जो पोटेंशियल होगा, सम ऑफ ऑल पोटेंशियल्स, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल्स इज 0। ठीक है, तो यही काम हम लोग यहाँ पर कर देंगे। क्या होगा बेटा, पहले मैं लूप 1 की बात करता हूँ। तो लूप 1 में देखो मैं कैसे चल रहा हूँ भाई, लूप को मैं ऐसे चला रहा हूँ इधर क्लॉकवाइज सेंस में। ठीक है, चलते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। यहां पर क्या होगा बेटा, पोटेंशियल गिरेगा, ड्रॉप होगा, तो मैं माइनस साइन लगा दूंगा, पोटेंशियल गिर गया, यानी माइनस का Q/1, माइनस का Q/1। फिर देखो इसी लूप में मैं किधर से आया हूं, ऐसे आया और ये जाते हुए, ये रास्ता है अपना, ये रास्ता है, अब इधर आ गया। इसके अलावा कितना पोटेंशियल गिरेगा, बच्चे बोले सर यहाँ पर तो चार्ज आ गया Q माइनस Q1, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल गिरना चाहिए वो आ जाएगा Q माइनस Q1 अपॉन में कैपेसिटेंस। कितना हो गया बेटा, 6 माइक्रोफैरेड, ये लिख लिया। फिर आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, ये नेगेटिव टर्मिनल आ गया। अब नेगेटिव टर्मिनल क्या करेगा, इधर से चार्ज को फ्लो कराएगा। तो ये बैटरी, इस बैटरी का काम क्या है पता, इस बैटरी का काम इस लूप के अलावा चार्ज को फ्लो कराना है, जिधर की तरफ हम लूप चला रहे हैं वही। तो यानी ये हम लोग क्या लेकर के चलेंगे बेटा, ये तो पोटेंशियल को बढ़ा रही बैटरी, तो हम लोग इसमें क्या लिख देंगे बेटा, प्लस लिख देंगे। तो मैंने प्लस लिख दिया, प्लस का 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो जैसे माइनस आएगा आप प्लस लिखोगे और इनके अलावा माइनस लिख दो। अदरवाइज उल्टा भी कर सकते हो,
यहाँ पर Q/1, ये Q माइनस Q1/6 और इसे -2 वोल्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, बात तो एक ही, क्योंकि जीरो के उधर ले जाओगे सारी बातें बराबर हो जाएंगी। तो अगर नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर रहे हो तो आप -2 लिख सकते हो। ठीक है, चलो कैलकुलेट करते हैं। तो ये बन गया Q माइनस का, फिर माइनस का Q/6 माइनस माइनस प्लस Q1/6 इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 7Q/6 प्लस का Q1/6 इक्वल टू -2, यानी कि माइनस का 7Q प्लस का Q1 इक्वल टू -12। इधर से मैंने नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 7Q माइनस Q1 इक्वल टू 12। एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, दूसरी इक्वेशन बेटा लूप 2 में बना। लूप 2 देखो, अब लूप 2 की अगर बात करेंगे तो बेटा ये क्लोज लूप रहा। अब इसमें चलते हैं, इसने ड्रॉप करा तो क्या लिखोगे बच्चे, Q1/4 यहां पर, फिर इधर आए ऐसे। अच्छा, अपने लूप के चलने की डायरेक्शन इधर है और चार्ज के डायरेक्शन इधर थी, तो अपोजिट साइन ले लेंगे। अभी मैं इसको क्या लिख रहा था, -Q1/4, तो इसको क्या लिखूंगा बेटा, प्लस Q माइनस Q1। भाई चार्ज इधर जा रहा, लूप इधर जा रहा, तो ये ड्रॉप थोड़ी ना करेगा, ये तो गेन करेगा। तो क्या लिख देंगे, प्लस का Q माइनस Q1 अपॉन में 6 इक्वल टू आ जाएगा 0। यही तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। सो -Q1/4 प्लस Q/6 माइनस Q1/6 दैट इज इक्वल टू द 0। एलसीएम ले लेते बच्चे, 4 और 6 का एलसीएम तो 12 होगा, तो ये हो गया माइनस का 3Q1 प्लस का 2Q माइनस 2Q1 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं जरा, क्या बनेगा, माइनस का 5Q1 प्लस का 2Q इक्वल टू 0, यानी 5Q1 इक्वल टू 2Q। ये बना, यानी Q की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, 5/2 टाइम्स ऑफ Q1। अपने को तो इंटरेस्ट बेटा किसमें, Q1 को कैलकुलेट करना है, तो ये जो Q की वैल्यू है मैं इसमें उठा के पुट कर दूंगा, Q1 की वैल्यू आ जाएगी। तो इस इक्वेशन में अगर पुट करेंगे बच्चे तो क्या आ जाएगा, 7 इंटू Q की जगह क्या लिखोगे बेटा, 5/2 टाइम्स ऑफ Q1 माइनस Q1 इक्वल टू 12। तो 7 5 जा 35/2 टाइम्स ऑफ Q1 माइनस Q1 इक्वल टू 12, यानी कि ये हो गया बेटा 33/2 Q1 इक्वल टू 12। मीन्स Q1 की वैल्यू आ गई बेटा 24 अपॉन में 33 माइक्रो कूलम। ये Q1 हो गया। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई है बच्चों। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके की। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक मैंने न्यूमेरिकल बच्चे दिया था कि इस तरीके का था, ऐसा कुछ कि कोई क्यूब था, उसके अलाउंग ऐसे कैपेसिटर लगे हुए थे, याद आ रहा होगा। ऐसे कोई क्यूब है, इसके अलाउंग ऐसे कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। ये हो गया ए टर्मिनल और ये हो गया बी टर्मिनल। यहाँ कैपेसिटेंस सी, इधर सी, इधर सी, इधर सी, इधर सी, ये सी, ये सी, ये सी, 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 सी और सी, ऐसे। और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसमें निकालना। ठीक है, तो इसे अपन लोग केवीएल से भी कर सकते हैं। ठीक है, केवीएल से कैसे करेंगे, हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना। तो बेटा केवीएल से कैसे करेंगे, मैं यहाँ पर इसके अलाउंग बैटरी कनेक्ट कर दूंगा, जिसके अलाउंग निकालना है मुझे कैपेसिटेंस। मैंने लेट से मान लिया बी, बैटरी ऐसे कनेक्ट कर दी। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है बेटा। ठीक है, चलो निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। होगा क्या, मैं यहां से अगर लेकर के चलूं बच्चे ऐसे, ये बी था, मैंने लेट से मान लिया इधर पर करंट चलिए बेटा 3I। ध्यान देते जाना जो बात मैं बोल रहा हूं बहुत अच्छे से।
यहाँ पर करंट चलिए 3i। अब समझो ये जो 3i है वो 3 ब्रांच में डिवाइड होगी। कैसे? इसमें, इसमें और इसमें। अब तीनों जगह तो सिमेट्री दिख रही है, तो 3i करंट इसमें जो डिवाइड हो गई वो i हो गई, इस वाली ब्रांच में गई i और इसमें भी गई i, तीनों में i करंट चली गई। अब ये i करंट इधर जा रही है तो इसे दो ब्रांच मिल गई, एक ये और एक ये, मतलब आधी आधी डिवाइड होगी, बिल्कुल सिमेट्री लग रही है। तो I/2 इसमें चली गई और I/2 इसमें चली गई। करंट ऐसे ही तो चार्ज जा रहा होगा, जैसे करंट जा रही है वैसे ही चार्ज जा रहा होगा। तो मैं इस करंट की जगह चार्ज का फ्लो लिख दूं? हाँ सर बिल्कुल, चार्ज का फ्लो तो लिख ही सकते हैं। तो मैं चार्ज का फ्लो लिखे दे रहा हूं, यहां पर, यहां पर, यहां पर, इधर और इस तरफ। कैसा? यहां चार्ज जा रहा होगा बेटा Q, इधर से 3Q चला, इधर गया Q, इधर गया Q, इधर गया Q। अब ये आधा आधा डिवाइड हो गया तो इधर Q/2, इधर भी बेटा Q/2, ये चार्ज आ गया। ठीक है, अब समझो जरा, ये वाला जो चार्ज था Q, ये चार्ज इधर पहुंचा होगा, दो ब्रांच में डिवाइड हुआ, कितना? इधर भी हो गया Q/2, इधर भी हो गया कितना बेटा? Q/2। अब ये देखो Q/2 इधर से चलता हुआ जा रहा है, ये यहां पहुंचा और ये Q/2 यहां आ गया। Q/2 और Q/2 मिलकर कितने हो जाएंगे? भाई जितना चार्ज इंटर करेगा उतना ही तो बाहर निकलेगा। यही तो KCL कहती थी भाई, किरचॉफ करंट लॉ क्या है कि जितना चार्ज किसी जंक्शन पर एंटर करता है उतना ही उस जंक्शन से बाहर निकलता है। नेट चार्ज एट एनी जंक्शन इज 0। ठीक है, इसीलिए ऐसा हो रहा था। तो ये हो गया Q। अब क्या होगा? अब मैं अगर इसी लूप को ऐसे लेकर के चलूं, ये रहे, तो इसको अगर मैं ऐसे लेकर के चल रहा हूं तो यहां चार्ज कितना बेटा? 3Q। ये कितना है? Q। ये कितना है? C। अब मैं KVL यहां लगाऊं, मैं क्या लगाऊं? KVL। कौन से लूप में? ये वाला जो लूप मुझे दिखाई दे रहा है, ये लूप देखो, यहां से ऐसे चलते हुए इधर वाला ये जो लूप है, इसे लूप 1 मान लिया, इसमें KVL लगा देता हूं। और KVL में बच्चे क्या कहते हैं? KVL ये कहती है कि जब ये चार्ज चला तो इसके अलोंग पहले पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, कितना हुआ? -Q/C, क्योंकि ड्रॉप हो गया तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर? माइनस का Q/C। फिर यहां पर भी कुछ ड्रॉप हुआ, कितना हुआ? माइनस का Q/2/C, यानी माइनस का Q/2C। फिर यहां भी ड्रॉप हुआ, इधर चार्ज कितना गया होगा? QC। Q तो कितना हो जाएगा? माइनस का Q/C। फिर इधर से चलते हुए इस बैटरी पर आ गए तो इसने तो चार्ज को बढ़ाया, यानी ये पोटेंशियल बढ़ा रहा है। तो क्या लिखेंगे बेटा? प्लस का भी इक्वल टू 0। यानी कि अपन लोग ये लिख सकते हैं बच्चे कि Q/C भी इधर रहने दो, वो वाला टर्म उधर ले जाओ, सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इसका एलसीएम तो हो गया बेटा 2C, 2Q प्लस Q कितना हो जाएगा बच्चे? 4Q इक्वल टू B। कैंसिल आउट करोगे, ये बना, तो 2Q/C इक्वल टू आ गया B। तो अगर मैं चार्ज Q की वैल्यू निकालूं तो वो क्या हो जाएगी बेटा? C × B/2। ये आ गया चार्ज Q की वैल्यू। अब अगर मैं कहूं कि यहाँ का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मुझे निकालना था इतने का, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बेटा होना क्या चाहिए भाई? पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा C इक्विवेलेंट, वो होगा यहाँ इसके अलाउंग बैटरी, यानी पोटेंशियल पूरे सर्किट का, अपॉन टोटल चार्ज जितना फ्लो हो रहा है। बच्चों से पूछूंगा टोटल चार्ज कितना है, बच्चे बोलेंगे सर ये तो 3Q है। तो C इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए? B/3Q। मैं वैल्यू Q की रख देता हूं तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा B/3। Q की वैल्यू बेटा कितनी आई? CB/2। ये लिखिए, इस B से इस B को मैंने क्या कर दिया? कैंसिल आउट। तो सॉरी, कोई गड़बड़ हुआ क्या? Q की वैल्यू CB/2 है। सॉरी, Q इक्वल टू CB होता है। C इक्विवेलेंट बेटा कितना होगा? 3Q/B, टोटल चार्ज अपॉन में पोटेंशियल। Q इक्वल टू CB होता है। तो 3Q की वैल्यू मुझे पता है। Q की वैल्यू कितनी है बेटा? Q की वैल्यू तो सर CB/2 है, तो 3Q की जगह CB/2, और ये भी हो गया, B से भी कैंसिल कर दिया। तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू तो आ गई है 3C/2। ये C इक्विवेलेंट है। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बातें समझ में आ गई। ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। ठीक है, चलो। अच्छा, इसके अलावा भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भाई KCL से निकाल के देखा था मैंने, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस KVL से निकाल के देखा था। एक और तरीका हो सकता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसके अलावा उससे भी हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। अब कैसे, समझो जरा। एक्सिस ऑफ सिमेट्री की कहानी क्या है?
ध्यान देना बेटा, जैसे मैंने ये मान लिया, ध्यान दो बच्चे, जैसे मैंने ये मान लिया कि यहां पर एक कैपेसिटर है C1, इधर पर एक कैपेसिटर है C2, इधर पर एक कैपेसिटर है C3, और इधर है एक कैपेसिटर C4। मैं बता रहा हूं एक्सिस ऑफ सिमेट्री की कहानी। ठीक है, और एक कैपेसिटर यहां पर भी बच्चे, वो है C5, ये है C5। मैंने इधर से बैटरी को लगा दिया इन दोनों के अलॉन्ग, लेट से बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी, दैट इज द V। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी बात तो नहीं। अब समझो, मैंने मान लिया यहां पर पोटेंशियल है बेटा V, और यहां पर कितना है 0, यही तो माना। अगर यहां V है तो यहां पर भी बच्चे V होगा, और इधर 0 है तो बालक यहां पर भी तो 0 होगा, ऐसे ही तो होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स से मैंने ये मान लिया इधर x है और इधर की तरफ क्या है, y है, इधर की तरफ x और इधर की तरफ y है, और मैं ये मान करके चल रहा हूं कि इस वाले में कोई चार्ज फ्लो नहीं किया है C5 में, मैं ये मान रहा हूं अगर ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो इसमें कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा। मैं उसी कहानी बता रहा हूं, इफ there is no flow of charge in C5, C5 में कोई भी चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है, और अगर C5 में बच्चे कोई चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है, C5 में अगर कोई चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है तो क्या होगा, तब कहानी कुछ अलग होगी। कैसी बालक, कहानी ये होगी कि अगर C5 में चार्ज फ्लो नहीं किया है तो मैं पहले नोड मानूंगा, पहले मैं नोड मान लेता हूं, एक नोड हो गया ये, एक नोड हो गया ये, नोड मतलब जंक्शन, इन पर मैं KCL लगा दूं, तो KCL तो यार मैं पढ़ चुका हूं, तो एट x पर KCL लगाएंगे तो x माइनस बी अपॉन में वो x माइनस बी इंटू क्या होता था बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू कैपेसिटेंस इक्वल टू चार्ज, तो x माइनस बी इंटू C1 प्लस x माइनस 0 इंटू C2 प्लस x माइनस y इंटू C5 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन बन गई। दूसरा बेटा मैं आता हूं एट नोड बाय पर, इसे नोड माना फिर से y माइनस बी इंटू C3 प्लस y माइनस 0 इंटू C4 प्लस y माइनस x इंटू C5 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन। अब ध्यान देना, मैंने बोला कि C5 में कोई चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है, अगर नहीं फ्लो कर रहा है तो इनका और इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए, 0, सेम पोटेंशियल पर होंगे, क्योंकि जब पोटेंशियल डिफरेंस बेटा 0 होता है यानी कि पोटेंशियल सेम होते तो चार्ज फ्लो नहीं करता, क्योंकि चार्ज इज ऑलवेज फ्लोइंग फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तभी तो ये काम नहीं करेगा। तो यार वही कर लेते हैं, तो इसके अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा बेटा, 0, यानी x का पोटेंशियल होगा वही क्या होगा, y का पोटेंशियल, तो मैं x इक्वल टू y लिख देगा। सो पुट x इक्वल टू y, क्यों, क्योंकि चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है। तो इसमें अगर x की जगह y पुट करें या इसमें y की जगह x पुट करें तो बात एक ही, मैं एक काम कर ले रहा हूं, इसमें पुट कर दे रहा हूं और इसमें भी, तो y की जगह x लिख देता हूं। यहां y की जगह जैसे ही x लिखोगे बच्चे, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0, यहां पर भी लिखोगे ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। इधर भी बेटा y की जगह x लिखा, y की जगह क्या लिख दिया, x लिख दिया, तो ये बन गया x माइनस बी इंटू C3 प्लस x इंटू C4 इक्वल टू 0।
और ऐसे ही इधर वाली इक्वेशन बेटा क्या बनी, x माइनस बी इंटू सी वन प्लस एक्स इंटू सी टू इक्वल टू जीरो। ये तो बने, दोनों जीरो के इक्वल है तो दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूँ, कर देते हैं बच्चे, दोनों को इक्वेट कर दिया। तो बच्चे यहाँ पर जो पुट किया था मैंने उससे इक्वेशंस बनी थी कुछ, x की जगह y पुट करेंगे तो ये वाला टर्म क्या हो गया था, जीरो, और ये वाला टर्म भी क्या हो गया था, जीरो, ये दोनों टर्म जीरो हो गए थे। बाकी x की जगह y पुट कर दो या y की जगह x पुट कर देते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही लिखेंगे मैं x, y की जगह x लिखूंगा तो बनेगा बेटा x माइनस बी इंटू सी वन प्लस एक्स इंटू सी टू इक्वल टू क्या है, जीरो। और इधर भी बेटा ये भी जीरो के ही बराबर है तो दोनों को एक दूसरे के बराबर रख देते, y की जगह x लिखोगे यानी x माइनस बी इंटू सी थ्री प्लस एक्स इंटू सी फोर। यहां तक कहानी क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो मैं एक काम करता हूं भाई, मेरा दिमाग में आ रहा है कि मैं x वाले एक तरफ कर लूं और b वाले टर्म एक तरफ कर लूं, ठीक है, कर लेता हूं भाई। तो x वाले टर्म एक तरफ करूंगा तो बन जाएगा बेटा, क्या बनेगा, x माइनस बी और ये वाला टर्म उधर ले जाएंगे, सी वन माइनस एक्स माइनस बी इंटू सी थ्री इक्वल टू एक्स टाइम्स ऑफ सी फोर माइनस सी टू। ये तो बना, इधर से भी x माइनस बी कॉमन ले लिया मैंने, ये बन गया सी वन माइनस सी थ्री इक्वल टू एक्स कॉमन हो गया बेटा सी फोर माइनस सी टू। यही तो बना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर सर मैं एक काम करता, मैं कहीं से v की वैल्यू निकाल लेता और इधर आकर के पुट कर देता तो कहानी बन सकती थी, और v की वैल्यू निकालना कोई बड़ी बात तो नहीं थी। चलो निकालते बच्चे, क्या होगा, मैं ऊपर से b की वैल्यू निकाल लेता हूं x रख करके, ठीक है। b की वैल्यू क्या आनी चाहिए बच्चे, x इंटू सी वन माइनस बी सी वन प्लस एक्स इंटू सी टू इक्वल टू जीरो। सो बी सी वन इक्वल टू एक्स सी वन प्लस एक्स सी टू। सो बी की वैल्यू आ जाएगी, x कॉमन ले लेंगे, सी वन प्लस सी टू अपॉन में सी वन, ये है b की वैल्यू। उठा के आप पुट कर लेते हैं, क्या आएगा बच्चे, क्या आ जाएगा, x माइनस बी लिखा ना, x माइनस बी की जगह x टाइम्स ऑफ सी वन प्लस सी टू अपॉन में सी वन टाइम्स ऑफ सी वन माइनस सी थ्री। यार तो बच्चे क्या आ गया था अपना, ये टर्म बन गया था। मैंने कहा था b की वैल्यू उठा लेता हूं, तो b की वैल्यू यहां से उठाई बच्चे, और b की वैल्यू क्या आ चुकी थी, x टाइम्स ऑफ सी वन प्लस सी टू अपॉन में सी वन, ये बनी थी, ठीक है। यहां पुट करनी है इस वाली इक्वेशन में इधर, तो मैं एक काम करता हूं, इसे थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूं, इधर पुट कर देता हूं। तो x माइनस x माइनस बी की जगह x टाइम्स ऑफ सी वन प्लस सी टू अपॉन में सी वन टाइम्स ऑफ सी वन माइनस सी थ्री इक्वल टू एक्स टाइम्स ऑफ सी फोर माइनस सी टू, ठीक है। x कॉमन लेके कैंसिल आउट मार सकता हूं भाई, x यहां से कॉमन लोगे और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा बच्चे, एलसीएम आ गया c1, ये हो गया c1 माइनस c1 माइनस c2 इंटू c1 माइनस c3 इक्वल टू c4 माइनस c2। c1 से तो c1 उड़ा दिया, c1 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और c2 का इसमें, c2 का जैसे इसमें मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा, c1 c2 माइनस माइनस प्लस c2 c3 इक्वल टू c1 c4 माइनस c1 c2।
बेटा ये और ये टर्म कैंसिल, क्या बना, बन गया बच्चे C2, मतलब मैं ये लिख सकता हूं C1 अपॉन C2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 इक्वल टू C3 अपॉन C4। रेशियो से हमारे कैसे, देखो बेटा कौन से रेशियो से हमारे, C1 अपॉन C2, C1 अपॉन C2 इक्वल टू C3 अपॉन C4। अगर ये सेम रेशियो पर है तो ये चीज क्या होगी बेटा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी, और इसमें कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करेगा। ये कैपेसिटर तो खराब है अपने लिए, ये कैपेसिटर चार्ज को होल्ड ही नहीं कर पाएगा। बना के देखते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक केस, मतलब कहानी बना लेते हैं, ध्यान दो बच्चे। ऐसे जो है ये A है और ये B है, इधर का बच्चे C1 है, इधर का है NC1, इधर है C2, इधर का है बेटा NC2, इधर का है C3, इधर का है NC3, ये C4 और ये वाला है NC4। ऐसे तो बेटा इसका रेशियो, इसका रेशियो, इसका रेशियो, इसका रेशियो सेम है, ये NC2। तो इसका मतलब ये वाली जो है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बेटा हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, तो मैंने लेट से मान लिया इसका पोटेंशियल x है, तो इसका भी x है, तो इसका भी x है। और जंक्शन मेथड क्या कहता है कि अलग अलग नाम देके सबको मर्ज कर दो, मर्ज कर देते यार। तो जब मर्ज करेंगे तब क्या बन जाएगा, तो मर्ज करने के बाद बच्चे बन जाएगा ये इस तरीके से, ऐसे बन गया। a और b के बीच में x आ रहा है, a और b बनाएंगे, पहले तो बनाएंगे a, इधर बनाएंगे b और उसके बीच में x। तो a और x के बीच में बेटा पहले तो एक आया, देखो यहाँ a है तो यहाँ भी a है, तो यहाँ भी a है, ये सारे के सारे सेम पोटेंशियल पर है, सेम नाम हो गया। ऐसे इधर b है तो यहाँ भी b है, तो यहाँ भी b है। तो a और x के बीच में C1, a और x के बीच में C2, a और x के बीच में C3 और a और x के बीच में C4। तो a और x के बीच में बच्चे आ गया C1, फिर a और x के बीच में आ गया C2, फिर a और x के बीच में आ गया बच्चे C4, फिर a और x के बीच में आ गया C3। अब तो हो जाएगा ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सीधे सॉल्व कर लेंगे। ऐसे बेटे x और b के बीच में क्या आ गया, NC1, NC2, NC3 और NC4, ये बन गया। अब तो इसे सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, इसमें दो केस बन सकते हैं। अगर मान लिया बच्चे मैंने कि कोई कैपेसिटर इसके अलोंग है, यहां पर एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर बीच में कहीं लाई कर रहा है कैपेसिटर, तो ये कैपेसिटर बेटा जितना यहाँ का पोटेंशियल उतना यहाँ का पोटेंशियल, तो ये चार्ज को होल्ड नहीं कर पाएगा। इससे हम लोग क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ। एक और चीज हो सकती है इसके अलावा, यहाँ पर क्या हो सकता है सर, अगर मान लो कैपेसिटर यहां पर लगा हुआ है ऐसे, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर ये कैपेसिटर है, तो इसको आधा आधा कर देंगे, आधा इधर भेज दो और आधा इधर भेज दो। आधा मतलब क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन करना है। सीरीज करना है तो बेटा अगर ये C है तो 2C इधर 2C इधर। क्यों सर 2C क्यों भाई, 2C और 2C का सीरीज कॉम्बिनेशन तो C होता है ना, इसलिए। तो इस C को डिवाइड कर देंगे जाकर के, तो इस तरफ ये बन जाएगा इस तरीके का डायग्राम कि इधर बन जाएगा बच्चे C1, ये C डिवाइड हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 2C, और इधर भी क्या आ जाएगा बच्चे 2C आ जाएगा, ये हट जाएगा। और एक्सिस ऑफ सिमेट्री से फिर से हम लोग सॉल्व कर ले जाएंगे। तो मेरे ख्याल से इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। चलो इससे रिलेटेड बच्चे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक है। एक न्यूमेरिकल देखते हैं अच्छा सा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री से रिलेटेड। ध्यान देना, मान लो इस तरीके से कोई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना ए और बी के बीच का, ठीक है। ऐसे एक ये है, सबका कैपेसिटेंस सी है, ठीक है, लिखने की जरूरत ही नहीं, हर एक का कैपेसिटेंस सी है।
ऐसे, उसके बाद में बीच में भी है एक ऐसे, 1 2 3 ऐसे, ठीक है। उसके बाद में एक, ठीक है। ठीक, ऐसे गया। ये गया, और कहानी नहीं क्लियर हो पाई ना, ऐसे नहीं, ये मान लो, अब इनके बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना। सबका कैपेसिटेंस बेटा सी है। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना, कोई बड़ी बात नहीं। बच्चे देखो एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन रहे कि नहीं बन रहे? हाँ सर बिल्कुल बन रहे, पूरी तरीके से बन रही। ऐसे बीच में यहां से आएगा ये कोई एक्सिस, ऐसे इन सबको ऐसे चीरता हुआ ये भी आ जाएगा बीच में। इसका कैपेसिटेंस बेटा सी मान लिया, वो पोटेंशियल एक्स मान लिया, तो ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है। अब बना लेते हैं डायग्राम। आधे को ही सॉल्व करना है, पूरे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आधे करेंगे उसका आधा कर देंगे, क्योंकि ये भी उधर की तरफ सीरीज कॉम्बिनेशन ही बनाएगा, ठीक है। तो अभी इस आधे को सॉल्व कर लेते हैं, इतने को ए से एक्स चलते हैं, यहां पर ए, ठीक है, और इसका पोटेंशियल, इसका नाम दे दिया बेटा m, तो इसका नाम भी m, क्योंकि इक्वल इक्वल उस पर गए हुए, ठीक है। अब m से इधर आए हैं ऐसे, तो यहाँ का कुछ और नाम होगा, कर देते नामकरण बेटा, y मान लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चल निकाल लेते हैं, परेशानी खत्म। ओके चलो बेटा ध्यान दो, पहले चलते a से किधर की तरफ, m की तरफ, फिर m से किधर की तरफ चलते हैं, y की तरफ, एंड y से x की तरफ। a से m बेटा देखो क्या है, a से m एक c है एक c, हाँ है। a से m एक और c है एक c, हाँ सर है। फिर m से चलते हैं y की तरफ, m से y की तरफ, ये गए m से y की तरफ, कितना हो गया बेटा एक c, और m से y की तरफ दूसरा c, m से y की तरफ दो c हो गए, एक c है एक c ये लो, ठीक है। a से y बेटा एक c है, a से y डायरेक्ट एक c है, बना लेते हैं, a से y की तरफ एक c है, ठीक है। और क्या है कहानी सर, m से x है, m से x एक c है, m से ये x बेटा, ये देखो एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बीच में आ रहा है, तो 2c इधर और 2c इधर डिवाइड कर दो, तो m से x ये वाला m से x है, m से x सॉरी m से x c है, m से x एक c ये है, और एक 2c ये है। ऐसे ही इधर भी देखो, m से x एक c ये है और एक 2c ये है, तो दो ये हो गए, फिर से एक c और एक 2c, बाकी c है, जिन पे 2c लिखा वही 2c है बेटा, ठीक है। y से x की तरफ चल रहे हैं, हाँ चलेंगे सर, y से x एक c, y से x दूसरा c, और y से एक x 2c, ठीक है। तो y से एक x c और 2c, इतनी कहानियां हैं, जोड़ लेते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं। c और c कितना हो जाएगा बच्चे, 2c, c और c कितना हो गया 2c, ऐसे बना देखो, a से m, m से y, y से x, a से m 2c,
ए से वाई सी, भाई मैंने ये 2C क्यों लिखा, सी और सी 2C। एम से वाई बेटा सी और सी 2C। एम से एक्स चल रहा है बेटा, देखो 2C सी सी 2C 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 4C एंड C 5C एंड C 6C। एम से वाई, एम से एक्स 6C। उसके बाद देखो बच्चे y से x चल रहा हो, कितना आएगा 2C C और C 4C। ये बना। अब और बना लेते हैं। अब क्या हुआ ध्यान दो, अब इसमें एक और कहानी बन रही है, समझो बालक। कि पहले अपन लोग करेंगे बेटा इसको सॉल्व और फिर इधर सॉल्व कर ले जाएंगे। भाई इसमें केसीएल लगाना पड़ेगा आप लोग को, ऐसे काम चलेगा नहीं, ठीक है। बिना केसीएल के इसमें काम नहीं चलना। मैंने क्या मान लिया बेटा, इधर का पोटेंशियल y हो गया, ये नोड बन गया, एक ये नोड बन गया, इधर का x हो गया, तो a और x के बीच में बनाना, ये नोड बना लिया। तो इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, ये नोड बना करके चार्ज निकाल ले जाएंगे। और इधर m हो गया, तो पहले तो ये y माइनस m इंटू 2C प्लस y माइनस एक्स इंटू 4C। इसका कुछ मान लिया बेटा, a और x के बीच में 100 है, यहाँ 100 है और ये 0 है, तो x का मतलब है 0 प्लस y माइनस 0, ये 0 है, वो 100 y माइनस 100 इंटू C इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो C तो बाहर निकाल दो, 2y माइनस 2m प्लस 4y माइनस y प्लस 100 इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा बेटा, 6y माइनस y 5y माइनस 2m इक्वल टू माइनस का 100, यानी 2m माइनस 5y इक्वल टू 100। एक इक्वेशन। दूसरा m को नोड माना बेटा, m को नोड मानो तो m माइनस 100 इंटू 2C। अच्छा क्वेश्चन बन गया ये। प्लस m माइनस y इंटू 2C प्लस m माइनस 0 इंटू 6C इक्वल टू 0। C तो उधर पहुंच जाएगा 6 से मल्टीप्लाई, इसमें करेंगे 2 से इसमें, तो 2m माइनस 200 प्लस 2m माइनस 2y प्लस 6m माइनस 2y इक्वल टू 0। तो बेटा बन गया 2 2 4 6 10 10m माइनस 2y, 10m माइनस 2y इक्वल टू 200, यानी कि 5m माइनस y इक्वल टू 100। दूसरी इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं बच्चे। अगर इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, तो बच्चे आ जाएगा ये 2m माइनस 5y और ये केसीएल और दोनों का कॉम्बिनेशन बन गया बच्चे एक्सिस ऑफ सिमेट्री का। 2m माइनस 5y इक्वल टू 100 और 5m माइनस y इक्वल टू 100। इस वाली इक्वेशन में 5 का मल्टीप्लाई कर दूं और कैंसिल आउट कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, माइनस प्लस माइनस क्या बन जाएगा बेटा, माइनस का 3m 500 से गया माइनस का 400, कैंसिल आउट करो, m की वैल्यू आ गई 400/3। m की वैल्यू अगर 400/3 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी बच्चे 5m माइनस 100 यानी 400/3 माइनस 100 2000 माइनस 300 1700/3। ये y की वैल्यू आ गई। दोनों पोटेंशियल मुझे पता लगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल ले जाए। कैसे, ये 100 है और ये 0 है, पोटेंशियल पता लग गया। यहाँ से चार्ज क्यों आ रहा होगा, ठीक है, वो डिवाइड हो रहा होगा अलग अलग ब्रांचेस में। यहाँ से चार्ज ऐसे आ रहा है बेटा, क्यों ऐसे, यहाँ से क्यों चला चार्ज ए से, वो इधर डिवाइड हुआ और इधर डिवाइड हुआ और इधर डिवाइड हुआ, दो जगह डिवाइड हुआ, इधर Q1 और इधर Q2। Q1 और Q2 की वैल्यू निकाल लो। Q1 और Q2 a माइनस m, a मीन्स 100 माइनस m मीन्स 700/3 1700/3। तो ये ज्यादा है, कितना बनेगा इधर चार्ज, इधर आ जाएगा बच्चे चार्ज 1700 300 यानी कि 1400/3
और इधर की तरफ Q2 कितना बन जाएगा, माइनस वाई। वाई की वैल्यू बेटा कितनी निकाली थी, वाई की वैल्यू थी 400/3। 400/3 मीन्स 100 से वो भी ज़्यादा, तो 400 माइनस 100 यानी 100/3, दोनों को जोड़ देंगे, ये टोटल चार्ज आ गया। कितना आ गया बेटा, 1500/3 मीन्स 500। ये तो आ गया चार्ज। सी इक्विवेलेंट बेटा क्या होगा, Q/B। Q की वैल्यू कितनी है 1500, B की वैल्यू है 100, कैंसिल आउट करो 5 कूलम, 5 माइक्रोफैरेड आ जाएगा, ये कैपेसिटर आ गया। तो मेरे ख्याल से ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। अच्छे खासा क्वेश्चन था ये, जबरदस्त क्वेश्चन था। इस तरीके से अपन लोग कैलकुलेट कर ले जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस को। तो अब जो है लेक्चर को फिनिश करते हैं, तब तक के लिए बेटा धन्यवाद।